morning. Welcome everyone in today's session. We are discussing about Indian economy on the eve of independence. सेम टॉपिक पर हम 3 वीडियो देख चुके हैं जिसमें हम लोग देखे कि कैसे ब्रिटिश अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इंडियन इकोनॉमी को रॉ मटेरियल के सप्लायर के रूप में और फिनिश प्रोडक्ट के मार्केट के रूप में विकसित किए। एग्रीकल्चर सेक्टर में जमींदारी सिस्टम और कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लाकर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बहुत ही कम कर दिए। हमारा जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था, वर्ल्ड वाइड फेमस था, उसको डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी के चलते धीरे धीरे खत्म कर दिए, जिसके चलते इंडियन इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ रेट और पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट बहुत ही कम हो गया। पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट 0.5% से भी कम हो गया। ये सारे मैटर हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो के साथ उसका लिंक भी अवेलेबल है, आप चाहें तो वहां देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अदर कंपोनेंट और सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन टुडे एंड नेक्स्ट वीडियो, like foreign trade, drain of Indian wealth, demographic profile, occupational structure, infrastructure, development contribution of colonial government, but today we will see about only 3 component of Indian economy: foreign trade, drain of Indian wealth, and demographic profile. Foreign trade. What is foreign trade? Trade between 2 or more than 2 countries is known as the foreign trade. Its components are export and import. India has been an important trading nation since ancient time, but the restrictive policy pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. हमारा देश प्राचीन समय से ही विश्व में एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन के रूप में विकसित हुआ, लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट के पॉलिसी के चलते इसका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और वॉल्यूम बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। कंपोजिशन मीन्स हम किस किस गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं और किसका इंपोर्ट करते हैं। स्ट्रक्चर डायरेक्शन मीन्स किस किस कंट्री से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, और वॉल्यूम मीन्स कितनी क्वांटिटी हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की है, हमारा ट्रेड सरप्लस में है, डेफिसिट में है या बैलेंस है। इन सारी बातों का हम स्टडी करते हैं। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिशर्स एडॉप्टेड डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी, एंड ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी इंडियन इकोनॉमी बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स. Britishers made monopoly control on trade, and 2 factors contribute in development of monopoly control on trade. First, majority of trade was restricted to Britain only, and second, opening of Suez Canal. So now we will discuss one by one composition, volume and direction of foreign trade. First is the composition of foreign trade. India became an exporter of primary products such as raw silk, cotton, wool, sugar, indigo, jute, and an importer of finished consumer goods like cotton, silk, woolen cloth, and capital goods like light machinery. Exports item जैसा आप देख रहे हैं पिक्चर में, रॉ कॉटन को हम एक्सपोर्ट करते थे, टी को एक्सपोर्ट करते थे, रॉ सिल्क को एक्सपोर्ट करते थे,
और हमारे इंपोर्ट आइटम यही कॉटन का ले जाकर वहां पर उससे कपड़े बनाते थे, फैब्रिक बनाते थे, कॉटन फैब्रिक, और फिर वो उसी को भारत की मार्केट में, इंडियन मार्केट में लाकर वो बेचते थे। तो हम मैन्युफैक्चर गुड्स के क्या बन गए, इंपोर्टर बन गए। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि सिल्क फैब्रिक, वूल फैब्रिक, इन सारे को बनाते थे और बना के इंडियन मार्केट में लाकर बेचते थे। तो एक्सपोर्ट आइटम हमारा क्या था, रॉ मटेरियल, और इंपोर्ट आइटम क्या था, मैन्युफैक्चर गुड्स। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ आवर फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट इज द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। The Indian export was more than the import. So the Indian trade was remained in the surplus. This shows the surplus trade in Indian economy during colonial period. कभी भी इंडिपेंडेंस के बाद हमारा इंडियन फॉरेन ट्रेड सरप्लस में नहीं रहा, लेकिन कॉलोनियल पीरियड में हम रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे, जिससे हमारी जो फॉरेन करेंसी मिलती थी वो ज्यादा मिलती थी, और हम फिनिश प्रोडक्ट का इंपोर्ट कम करते थे, जिससे हमें फॉरेन करेंसी कम पेड करना पड़ता था और हमारे पास सरप्लस फॉरेन करेंसी बचती थी, जिसको हम कहते हैं इंडियन सरप्लस फॉरेन ट्रेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि हमारा डायरेक्शन क्या था। कॉलोनियल पीरियड से पहले हम लगभग विश्व के सभी देशों से ट्रेड करते थे, लेकिन जब ब्रिटिश ने यहाँ कॉलोनियल रूल डेवलप किया तो उन्होंने यहाँ पर मोनोपोली कंट्रोल डेवलप किया इंडियन ट्रेड के ऊपर, और more than half of the India's foreign trade was restricted to Britain, while the rest was allowed with a few countries like China, श्रीलंका एंड ईरान। यानी हम 50% जो ट्रेड करते थे वो ब्रिटेन के साथ करते थे और 50% में ही चाइना, श्रीलंका और ईरान के साथ करते थे। और मोनोपोली कंट्रोल डेवलप होने के पीछे जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट किया था वो था ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल वाज ओपनड इन 1869 and it reduced the cost and time of transportation and made access to the Indian market easier. In other words, exploitation of Indian market was now easier. यानी स्वेज कैनाल 1869 में खुला, इसके चलते जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था और टाइम था दोनों कम हो गया और भारतीय मार्केट तक ब्रिटिश की पहुंच आसान हो गई। जैसा आप मैप में देख रहे हैं, पहले लंदन से केप टाउन होते हुए मुंबई आने में ब्रिटिशर्स को 19,800 किलोमीटर जर्नी करनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ रेड सी में स्वेज स्थमस था जो एशिया और अफ्रीका को जोड़ता था। इसको काट के यहाँ पर एक कैनाल बनाया गया जिसका नाम है स्वेज कैनाल। ये 1869 में बना। अब मुंबई से लंदन का सी रूट शॉर्टेस्ट हो गया। हम मुंबई से अरब सागर, रेड सी होते हुए, मेडिटेरेनियन सी होते हुए लंदन तक केवल 11,600 किलोमीटर की जर्नी करके पहुंच जाते थे। इस तरह से लगभग 8,000 किलोमीटर की जर्नी बच गई, जो इसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और टाइम को बचाया। इसके चलते ब्रिटेन से हमारा ट्रेड ज्यादा होने लगा। अभी हमने देखा कि हमारे पास ट्रेड सरप्लस था और ये ट्रेड सरप्लस इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में नहीं खर्च हुआ, बल्कि ये निकल के ब्रिटिश इकोनॉमी में पहुंच गया। इसलिए इसको कहा जाता है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। अब ये ड्रेन किस रूट से हुआ? ये मेनली 3 रूट से हुआ।
पहला, मेकिंग पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई एन ऑफिस सेटअप बाई कॉलोनियल गवर्नमेंट इन द ब्रिटेन। ब्रिटिश ने जो भी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया या ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ऑफिशियल्स थे, उनको सैलरी और पेंशन दोनों पेमेंट करने का काम किया जाता था इंडियन ट्रेड सरप्लस से। तो भारत में जो वेल्थ था इंडियन ट्रेड सरप्लस, ये ड्रेन होके कहां चला गया? ब्रिटेन में चला गया। ऐसे ही अगर कोई ब्रिटिश वार्फ आउट कर रहे हैं किसी कॉलोनी के साथ, जैसे फ्रेंच कॉलोनी या अदर कॉलोनी के साथ, या किसी किंगडम के साथ, किसी प्रिंसेस के साथ, तो उसके खर्च भी इंडियन ट्रेड सरप्लस से ही दिया जाता था। इसके अलावा जो इनविजिबल आइटम्स जैसे सर्विसेज वो इंपोर्ट करते थे, उसका भी पेमेंट इंडियन ट्रेड सरप्लस से किया जाता था। इस तरह से जो इंडिया का वेल्थ था वो ड्रेन होकर कहां चला गया? ब्रिटेन चला गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में हम देखते हैं कि पॉपुलेशन का साइज क्या है, लिटरेसी रेट किस तरह की है, बर्थ रेट डेथ रेट किस तरह का है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, ये सारे इंडिकेटर्स को हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल में देखते हैं। अगर इंडियन साइज ऑफ पॉपुलेशन देखें तो बिफोर 1921 द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वाज स्लो। द फर्स्ट सेंसस कलेक्टेड इन 1881 and before 1921 India was in the first stage of demographic transition in which the growth rate was slow. In 1921 the growth rate of population declined, and after 1921 the population grew continuously and rapidly. So 1921 is known as the Great Dividing Year in the Indian population. 1921 के पहले हमारा जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट था वो कम था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, और 1921 एक ऐसा साल था जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो गया, और 1921 के बाद धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ता गया और निरंतर बढ़ता गया। इसीलिए 1921 को हम एक ग्रेट डिवाइडिंग ईयर के रूप में जानते हैं। 1921 के पहले इंडियन पॉपुलेशन का फर्स्ट स्टेज था, और 1921 के बाद इंडियन पॉपुलेशन का सेकंड स्टेज आ गया। अब हम इसके अदर इंडिकेटर्स को देखते हैं। The overall literacy level was less than 16%, while female literacy was 7%, बहुत ही कम था। Overall mortality rate was high. For example, infant mortality rate was 218 per 1000, यानी 1000 बच्चों में 218 बच्चे मर जाते थे। प्रेजेंट में 44 per 1000 है, बहुत कम है, उस समय बहुत हाई था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज वेरी लो, 32 years, प्रेजेंट इट इज 68 years, about 68 years. There was extensive poverty in Indian economy. Public health facilities were either unavailable to large chunk of population or were highly inadequate when available. यानी पब्लिक फैसिलिटी जैसे एजुकेशन, हेल्थ बहुत लोगों को नहीं मिलता था, और कुछ लोगों को मिलता भी था तो वो बहुत हाई कॉस्ट पर मिलता था। वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीजेज वेयर वेरी पॉपुलर। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी conclude the today's session. In today's session, we have discussed about the
three sector of Indian economy, such as first is the foreign trade, second is the India's drainage of India's wealth, and third is the demographic profile. And tomorrow we will discuss about the other sector of Indian economy. Thank you.